यहाँ मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ कि डेंसिटी के बारे में, कि जब हम बोरोन से हेलियम की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली। तो यहाँ तक आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। जितना भी मैं लिखा करूं वो सब लिखा करो आप लोग, है ना। जैसे कई बार ये होता है कि मैं भूल के रह जाता हूँ, नहीं लिखता हूँ, तो वो भी, उस चीज को भी आप नोटिस में लिया करें। लिखें। लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर हो, आई थिंक इट शुड बी द सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी होगी, चेक करिए। थर्ड। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एनसीईआरटी को सामने रखें। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप do not show the element of this group do not show a regular change do not show a regular change in their melting point। फुल स्टॉप। आगे लिखें। the melting point decreases the melting point decreases from boron to gallium and then increases। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन से लेकर गैलियम तक मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू को याद रखें। अप्रोक्सीमेट 2300 डिग्री सेल्सियस में है ना। एल्यूमिनियम, आप देखिए कितना जबरदस्त डिक्रीज हुई है एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, और गैलियम में तो आपके दांतों तले जीव आ जाएगी। 630 डिग्री सेल्सियस ओनली। इसका मतलब समर सीजन के अंदर आप देख सकते हैं कि गैलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। 157 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स एंड 303 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुने सारी बातें। जो क्वेश्चन बनता है कि बोरोन का इतना ज्यादा क्यों और गैलियम का कम क्यों, तो इन सब बातों का जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बता दूं। बॉइलिंग पॉइंट में ऐसी कोई खास बात नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो बिल्कुल रेगुलर बात है। लिखिए जरा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। 25-50 वो डिग्री सेल्सियस में चला सब कुछ। 24-50, 22-40, 22-40, 20-50, सब में 50-50 का याद रख लें। 25-50, 24-50, 22-50, इतनी बड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता 10 डिग्री का। 20-50 और ये भी 14-50 है, वैसे 14-70। एक भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है एक्सेप्ट गैलियम। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में आप देख पा रहे हो बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। अब लिखें। आपने अपने दिमाग में एक नॉलेज सेट कर ली कि बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन बनने की संभावना काफी कम है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक रेगुलर ऑर्डर है।
डाउन द ग्रुप जाने पर इट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट में क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्यों है? एक सेकंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आर्य गुप्ता क्लास में है और आपके नाम से सर वो हाँ, सर वो दूसरे डिवाइस से कर रहा हूँ कैसे क्यों कर रहे हो? सर, इतनी देर से मोबाइल पे था तो चाहते क्या हो? सर, उससे आना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, देखिए, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन, the high melting point of boron is due to the fact that it exists it exists as a giant, बहुत ही बड़ा कोवेलेंट पॉलीमर, giant covalent polymer in both solid and liquid state। हजारों बोरोन के एटम आपस में जुड़ते चले जाते हैं स्मॉल साइज की वजह से, और एक बड़ा ही नेटवर्क बनता चला जाता है। जाइंट नेटवर्क की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है। फुल स्टॉप। द एलिमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम have closed packed structure सॉलिड स्टेट नाम का जो चैप्टर है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब है काफी सारे एटम्स आपस में क्लोजली एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, ये बताया गया है। जहां भी जाइंट नेटवर्क आए जैसे डायमंड के अंदर, तो आप देखेंगे कि वहां मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको शायद ये जानकारी हो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज अराउंड 4200 डिग्री सेल्सियस, और उसकी वजह है कि हजारों लाखों कार्बन एटम आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़ा ही नेटवर्क बना लेते हैं। सी, गैलियम हैज unusual structure। It consists of only Ga2 molecules। कहां हजारों लाखों बोरोन एटम आपस में जुड़ते चले जाएंगे और कहां गैलियम बेचारा डाइमर बना के रह जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, उनके स्ट्रक्चर पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। डाइमर, it consists of only Ga2 molecules ब्रैकेट में डाइमर, that's why it has low melting point। और एनसीईआरटी में एक लाइन देखिएगा और कंफर्म करिए इस लाइन को, इससे पता चल जाएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी रखे बैठे हुए, वहां कुछ थर्मोमीटर की बात हुई होगी, देखो क्या आज की क्लास बंद कर दूं भाई, अगर आप लोग सो रहे हैं तो? नहीं सर। तो एनसीईआरटी कहाँ है आप लोगों की? सर है सर। पढ़िए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी पढ़ाना बहुत जरूरी है। गैलियम is used in high temperature thermometry। high temperature thermometry, गैलियम यूज होता है हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में। सर यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर तो लिखा है सर। थर्मोमीटर थर्मोमीटर नहीं दिया है।
इज ए, Yes, sir. आप लिखा है इट इज यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। Higher temperatures. Yes, sir. इस बात को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, कम लिखा हुआ थोड़ा, कोई बात नहीं। हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर, जो थर्मामीटर बनते हैं वो, इसमें आप रेंज देखिए इसकी कहां से कहां तक हो सकती है। लिखिए आगे, पॉइंट नंबर डी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो सके। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट, हालांकि मैं लिखा चुका हूं, फिर दोबारा लिखा रहा हूं, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, decreases down the group because of decreasing decrease in strength of bonds holding the atoms, तो दो एटम के बीच का बॉन्ड, जैसे एक एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा, ये बहुत सारे एटम, इनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ने के साथ साथ कमजोर होते चले जाते हैं, और उसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट घटता घटता चला जाएगा। हेडिंग डाले, आयनाइजेशन एनर्जी। सर एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलीनियम आपने क्या बताया था सर, कि क्लोज्ड उनका पैक्ड स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है? में क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एटम्स जो है काफी क्लोज होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गैलियम से ज्यादा रहता है। मतलब कई सारे, तो जैसे सर स्ट्रक्चर का फर्क सर बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पड़ेगा? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि आप मेल्ट कर चुके होते हैं ना। ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं अच्छा, फैक्ट, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, जब आप उसे मेल्ट कर ओके दोगे सर। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सर बोरॉन का लिक्विड में भी रहेगा जो जायंट कोवलेंट है? हाँ, वो बहुत कर्रा नेटवर्क है। ओके सर। सुरभि जैन आ गई क्या क्लास में? हाँ सर। वही महावीर जी। हाँ सर। अच्छा, क्या दुआ मांगी, भगवान से प्रार्थना कराई बेटा? सर वो मैं नहीं बता सकती। ओ, ये वाली बात तो सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वहां से चूरन तो लाई होंगी? नहीं सर। क्या खरीद के लाई हो? सर वो मम्मी अपना कुछ खरीद के लाई है, पता नहीं। और सर वो सॉफ्ट। मैंने सुना है कि तुम जो है वो बैटरी से चलने वाली कार लेकर आई हो अपने लिए। नहीं। अभी सुबह पापा मिले थे मंदिर में, तो कह रहे थे कि वो जिद कर गई, वो जो कार आती है ना, छोटी सी, जिसमें चाबी भर दूं, तो जैसे वो फिर बच्चे पीछे पीछे भागते हैं। सुना है मैंने कि तुम कार के लिए जिद कर गई, तो पापा ने फिर दिलाई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आईना सर, यस। सर आपने कल कहा था स्टार्टिंग में क्लास की कि आपको कोई ज़रूरी बात करनी है, फिर आप भूल गए थे शायद बताना। रिगार्डिंग टेस्ट के बारे में। ये नहीं बताया था आपने किस चीज़ आपने के बताया रिगार्डिंग। नहीं था। ध्यान नहीं आ रही यार, चलो मैं याद करता हूँ। एक तो कल आपकी क्लास है, रेगुलर क्लास है कल आपकी, है ना? कल टेस्ट नहीं है, कल रेगुलर क्लास है। लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, the first ionization energy of the first ionization energy of group 13 elements are lower than that of group 2 elements. और ये जो बात मैंने लिखा जरूर दी है आपको रिवाइज कराने के लिए, लेकिन आप जानते हैं इस बात को। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नाम बताइए कृपया जल्दी से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम। रेडॉन। यही होते हैं बेरिलियम टू बेरियम। और ग्रुप 13 के नाम बताइए।
बोरॉन, बोरॉन एल्यूमिनियम, अल्मीनियम गैलियम, गैलियम इंडियम थैलियम इंडियम, थैलियम, एक और बताया था ना, निहोनियम। नियोनियम नियोनियम, टॉपिक नंबर बताइए उसका। 113 डकविल प्लेटिपस का नाम किसका था? हीलियम। हीलियम। अब देखो, खूब आप अच्छी तरह से जानते हो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कि ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ग्रुप 13 से ज्यादा क्यों होती है, बताइए क्या रीजन था आपके पास? फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। फुलफिल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। लिख लो शॉर्ट में जल्दी से। लिखे। आदरणीय विष्णु जी, हाँ मैं एक्चुअली आप लोगों को ये बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली 99.9% मंडे से गैसेस स्टेट स्टार्ट हो जाएगा प्री कोचिंग में। तो जिन बच्चों को कवर करना है, जिनका छूट गया टॉपिक, वो चाहें तो क्लास में सेम आईडी पासवर्ड से बैठ सकते हैं और अपने नाम से बैठना, किसी और नाम से मत बैठना, वरना फिर मैं पहचान नहीं पाऊंगा चलते हुए बैच में आपको, तो एंट्री दे पाएगी, है ना। जैसे विष्णु जी हैं तो विष्णु जी नाम से एडमिट हो, ये नहीं कि वो अपना नाम शिव रख लें और शिव जी नाम से एंटर हो, तो वो नहीं चल पाएगा। और कौन बता दीजिएगा, है ना, लिखो आगे। On moving down the group, from boron to thallium, a regular decrease in ionization energy is not observed. जब टेबल चेक करिए, टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होंगी। जहां भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनोमेलस बिहेवियर दिखे, वो आपको नोटिस में लेना है, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर तो आएंगे ही नहीं। टेबल में सारी वैल्यू लिखती है एनसीईआरटी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आप चेक करें, आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी है, आप जरा वैल्यूज को चेक करिए। 801, 577, 579, टू मच क्लोज वैल्यूज, 558 एंड 589 बहुत क्लोज वैल्यूज है, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स तो हम ये बोल देते हैं कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है गैलियम। सर वैल्यूज याद करनी है, एक भी वैल्यू याद नहीं करनी, सिर्फ मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये पास्ट ईयर में इसमें क्वेश्चन बन चुका है, तो इनको ध्यान रखना है। ओके वैल्यूज कोई नहीं करनी है आपको। देखो आगे। अच्छा, क्या ऑर्डर बनाएंगे, जरा आयनाइजेशन एनर्जी का बना लीजिए, बोलिए क्या बनाऊं ऑर्डर? हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए, बोलिए। सबसे पहले बोरोन, देन कम्स थैलियम, गैलियम, देन कम्स गैलियम, गैलियम गैलियम, एल्यूमिनियम देन कम्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, देन कम्स इंडियम। इंडियम। लिखे। सर आपने अभी क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, मैं तो सिर्फ ऑर्डर लिखा है। लिखिए। I1 का हाँ फर्स्ट एनाइजेशन थेरेपी का ऑर्डर है ना? हाँ, ionization energy first. The first ionization energy of boron, the first ionization energy of boron is highest in the group, is highest in the group since its size is smallest. Its size is smallest. Full stop. अच्छा सही बच्चे, यहाँ ध्यान से देखें।
क्या लिख रहा हूं मैं, उस बात को जरा डिकोड करो। क्या लिखा है मैंने, बताइए। शार्प डिक्रीज, बहुत फिनोमिनल डिक्रीज हुआ है ना। द शार्प डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम is due to significant increase in atomic size। सही बच्चे, जरा चेक करें, कल एटॉमिक साइज लिखवाए थे क्या? देख के बताइए। एटॉमिक रेडियस कल लिखवाई है? नहीं हाँ सर, सर। एक मिनट। अभी नहीं लिखवाई यस है? सर, लिखवाई थी सर। हाँ लिखवाई शार्प इंक्रीज हुआ बोरोन था। का साइज बताइए। सर बोरोन का 85, 85 पिकोमीटर। एल्यूमिनियम का बताइए। 143, 143 पिकोमीटर। एक सेकंड, 130 बोरोन का फिर से बताइए। 85 picometer, अब बताइए एल्यूमिनियम का। 143 picometer, अच्छा, गैलियम का बताइए। 135, ठीक है। इंडियम का बताइए। 167, थोरियम का बताइए। 170, ठीक है, देखो इसमें डकबिल प्लेटिपस कौन है? thallium, हेलियम, लास्ट मेंबर का नाम क्या है? न्यूनियम Ammonium. एटॉमिक नंबर ammonium, अमोनियम, 113, 13। लिखिए आगे। Due to significant increase in atomic size, full stop. In case of gallium, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ गैलियम देयर आर 10d electrons in 3d subshell, अच्छा जरा बताना, पेनल्टीमेट का मतलब क्या बताया था मैंने एक बार? valid Second to the last shell. Last outermost shell. which screen, अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट जानते हो क्या? यस सर। यस सर, क्या है? सर जब इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है। which screen the nuclear charge less effectively, thus the outer electron is loosely held by the nucleus. As a result, the ionization energy remains nearly the same as that of aluminium. Full stop. The ionization energy decreases in indium due to increase in atomic size. Full stop. अब इस वाली बात को लिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना इस वाली बात को, यहाँ पर स्लाइट इंक्रीज क्यों हो रही है। लिखो, इन केस ऑफ थैलियम ionization energy again increases slightly due to
poor shielding effect, exerted by 14 F electrons. 14 F electrons present in the inner shells. ये सब बातें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली चल रही है। मैं आपसे अब थोड़ा थोड़ा जानना चाहूंगा। मैंने एक एक पॉइंट को आपको क्लैरिटी के साथ लिखाया है। मेरा पहला सवाल, बोरोन से एल्यूमिनियम तक शार्प डिक्रीज क्यों हुआ है? क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास, बताइए। क्योंकि सर साइज में शार्प इंक्रीज होता है। बहुत, देखिए मैंने आपके सपोर्ट में ये साइज भी लिखे हैं, ठीक है। गैले के अंदर आयनेशन एनर्जी कांस्टेंट हो गई, क्यों? लगभग कांस्टेंट है, क्यों? क्या रीजन लिखा है सर क्यों साइज तो सर बड़ा सा फिर भी मतलब कम हुआ सर, लेकिन सर 10D इलेक्ट्रॉन जो थे सर उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर था, तो इसलिए सर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑलमोस्ट आउटर शेल पे सिमिलर ही था जैसे एल्यूमिनियम में था जैसे। तो आपका ये कहने का मतलब है कि ये स्क्रीनिंग पावर होती है तमाम ऑर्बिटल्स की। यस सर। गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31, इससे जस्ट पहले 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब हो गया और आयनाइजेशन एनर्जी में कोई भी खास चेंज नहीं आया। अच्छा, ये क्यों बढ़ा, ये क्यों चेंज हो गया, ये वाला रीजन क्या है? ये क्यों बढ़ गया सर? क्योंकि सर फिर 14 F इलेक्ट्रॉन्स थे सर, उनका पूरा शील्डिंग इफेक्ट था। हाँ, इस थैलियम से जस्ट पहले 4F14 आई होगी। थैलियम का एटॉमिक नंबर बताना है क्या था? 81 आया था ना कल? कितना है? यस सर। 81। यस सर। तो उसकी वजह से उससे पहले जस्ट पहले 4F लेंथेनॉइड सीरीज आई होगी, जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करती है और वहां पर आयन एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से लिखिएगा। मैंने जानबूझ के इसको इतना डिटेल में लिखा है, मैं चाहता था इग्नोर भी कर सकता था ऐसे, कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये बातें आती है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पास्ट ईयर में मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने आपको इंडिकेट कर दी है सारी बातें। देखो हेडिंग डाले, नंबर जो भी प्रॉपर्टीज का नंबर है वो डाल लीजिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जिसको हम दूसरे और एक और नाम से जानते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लिखता तो उसका दूसरा नाम क्या पड़ जाता फिर? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। लिखिए आगे, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर depends on ionization energy as well as size. आगे लिखें, the electropositive character generally increases down the group. But in 13 group elements, it increases from boron to aluminium and then decreases from aluminium to thallium. सर जनरली डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जनरली, पढ़ दो पूरा स्टेटमेंट पढ़ दो।
सर मैं एक्चुअली लिख नहीं पाया सर, मैं कोई बच्चा स्टेटमेंट पढ़े, क्षितिज को स्टेटमेंट पढ़े। Sir, electropositive character depends on ionization energy as well as size. The electropositive character generally increases down the group, but in 13 group elements it increases. ओके सर, मैं गलत सुन लिया था। ओके बेटा, एल्यूमिनियम टू थैलियम आपने लिख लिया होगा, ये डिक्रीज कर रहा है। आगे लिखें, बोरोन हैविंग वेरी हाई ionization energy, boron having very high ionization energy is regarded as semi-metal. semi-metal का मतलब बता दीजिए क्या है? Metalloid. मेटल्स नॉन मेटल के बीच का। लिखे आगे, रिगार्डेड एज सेमी मेटल, कॉमन आगे लिखे, मोर क्लोजर टू नॉन मेटल्स, मोर क्लोजर टू नॉन मेटल्स, मतलब मोर नॉन मेटेलिक लेस मेटेलिक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएगी अब। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके बारे में मैं आपको लिखा चुका हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट में। डू यू नो इनर्ट पेयर इफेक्ट? Reluctance of s electron. हाँ, हेवीएस्ट मेंबर के केस में ns वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है मुकेश जी जैसा, तो मुकेश जी तो आपको पता ही है, मुकेश जी, हमारे जो मुकेश जी हैं उनके पास 250 MB की रैम है। कितने MB की रैम है? 250 MB की रैम। तो वो थोड़ा सा वक्त लगाते हैं ऐसी चीजों को समझने में। तो इसका नाम से याद है इनर्ट पेयर, मतलब एक पेयर इनर्ट हो जाता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना करने लग जाता है, भैया मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और वो क्यों कैसा कहता है? क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्यों बढ़ जाता है? उसकी वजह भी साफ है, सर एस सब शेल है सर, क्योंकि स्किनिंग इफेक्ट खराब हो जाता है। मैक्सिमम होता है इसके लिए। स्किनिंग इफेक्ट जो है मिनिमम हो जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं या बहुत कम। लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरोन शो +3 oxidation state in all compound, in all its compound. Other members show +3 and +1 oxidation state. Full stop. The stability of +1 oxidation state increases सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी आवाज चली गई। अब बताओ। हाँ सर अब आ गई। आ गई, ठीक है। हाँ क्षितिज, क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं सर। गाजर का हलवा खा लिया तूने? हाँ। अभिषेक गोयल, तूने खा लिया? यस सर। देखो सर आपने द स्टेबिलिटी के बाद क्या बोला? गाजर का हलवा। अरे नहीं, वो पहले जब आवाज कटी थी। मैंने और कुछ नहीं, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख ले।
the stability of +1 oxidation state increases from aluminium to thallium. And that of +3 decreases aluminium to thallium. इसको चलिए मैं ऐसे शॉर्ट में लिखा देता हूं. लिखे रिलेटिव स्टेबिलिटी. रिलेटिव स्टेबिलिटी B3 plus Al3 plus Gallium 3 plus Indium 3 plus Helium 3 plus और +1 वाली बोरोन +1 एल्यूमिनियम +1 गैलियम +1 इंडियम +1 थैलियम +1. यहां पर मैं आपको एक बार याद दिला दूं पुराने चैप्टरों वाली बात. कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पेयर में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? +1 +1 मोर स्टेबल. और अगर आपसे कहा जाए इस पेयर में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो दिस इज मोर स्टेबल. कहने का मतलब बाकी समय में यही रहेगा. कहने का मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट का मेंबर होता है, केवल लास्ट के हेवीएस्ट मेंबर वाले केस में ही +1 ज्यादा स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से. इसमें बताना इस पेयर में कौन ज्यादा स्टेबल है? +3 Helium +3. इस पेयर में बताना. +3 इसमें बताना. +3 +3. तो केवल हेवीएस्ट मेंबर के केस में ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है. डॉक्टर बंसल, मैंने क्या बोला? सर हेवीएस्ट मेंबर के केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, बाकी सब में ना लोएस्ट बोला है मैंने. लोएस्ट. सॉरी, देखिए आगे. लिखना जरा. एक सेकंड. क्वेश्चन लिखे. Which one out of following is the best oxidizing agent? Yes. इनमें से कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसका आंसर ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है. सर Tl+3 Tl+3 रीजनिंग है. सर क्योंकि Less. उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी तो सर वो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा हाँ, और Tl+1 बन जाएगा. बिल्कुल सही जवाब.
तो क्या आंसर आएगा? Tl3+. Already I told you about the stability of Tl3+ and Tl+1. Tl+3 दो इलेक्ट्रॉन लेकर Tl+1 में जाने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जानवी एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास में तो बैठिए। काव अग्रवाल एक्सप्लेन करें। यस सर। और काव भी जरा दोपहर में फोन कर लियो मेरे को। ओके सर। हाँ ऐसे फोन कर लियो करीब 2 बजे। हाँ जी, या अभी क्लास के बाद ही कर लियो। चल एक्सप्लेन कर। सर इसमें ये प्लस वो लास्ट में जो Tl+3 और Tl+1 में दिस इज मोर Tl+1 की ज्यादा स्टेबल होगी और ज्यादा स्टेबल है तो, और ये लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉन लेकर मोर स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहेगा। इस करके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बाकी सबके केस में आप देख पा रहे होंगे कि +3 ज्यादा स्टेबल है +1 से, इसलिए जाना चाहेंगे नहीं। लिखे इंजीनियर आ रहे हैं, आपको समझ में आ गया आंसर? यस सर। ठीक है। अभी नाराज हो भाई? नहीं सर। हैप्पी न्यू ईयर करी थी क्या? सर करी थी। सोसाइटी में? नहीं सर घर पे। अच्छा देखो, Thallium+1 resemble alkali metals such as sodium ion. alkali metal को आयन कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल thallium hydroxide TLOH has solubility similar to that of NaOH in water. अच्छा एक बात बताओ, NaOH स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग है। थैलियम हाइड्रोक्साइड भी वेरी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। एक बार वाला पॉइंट रिपीट करवा दीजिए, मेरे कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी। कर दो भाई। कोई बच्चे रिपीट कर दे। मैंने वैसे वो लिखा ही नहीं था। मैंने क्या लिखा है? Thallium+1 resemble alkali metals such as sodium+1. For example, thallium hydroxide has solubility similar to sodium hydroxide in water. Thank you. अब ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात लिखिए। The salts of gallium and indium has tendency to undergo disproportionation reaction। बताएंगे disproportionation reaction में क्या होता है? Oxidation or reduction. Same element get reduced and oxidized simultaneously. इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने गैलियम क्लोराइड लिया, ये कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, मान लीजिए 3Ga+1 भी लिख सकता हूं। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा और बनाएगा गैलियम प्लस GaCl3।
इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, गैलियम प्लस 3। अच्छा, इस रिएक्शन को देख के बताइए कि ये डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं। बताओ, ये सोच समझ के बताना, क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं। है सर। +1 से 0 और रिडक्शन, +1 से +3 और रिडक्शन भी +1 होता है, से ऑक्सीडेशन भी +3 होता है। ऑक्सीडेशन। इंडियम क्लोराइड। चलिए रिएक्शन पूरी करिए, क्या रिएक्शन होगी बताइए, ऑन द सेम पैटर्न क्या रिएक्शन कराएंगे आप। 2 इंडियम प्लस इंडियम ट्राइक्लोराइड। 2 इंडियम प्लस इंडियम ट्राइक्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। 0 और +3। +1 0 +1 0 +3। यस। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे पहले जब भी बात हुई है तो मैंने आपसे हमेशा ये कहा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड करता है साइज पर, चार्ज पर। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना होती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने की चांसेस होते हैं। देखिए, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अच्छा, इस बेसिस पे जरा बताना कि ग्रुप 13 की टेंडेंसी ज्यादा होगी ग्रुप 2 के कंपैरिजन में या कम होगी कॉम्प्लेक्स बनाने की, इस बेसिस पर। ज्यादा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी साइज के इनवर्स होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। तो इस केस में बताइए कि 13 की टेंडेंसी ज्यादा होगी या सेकंड की। 13 की। हो गई 13 की। चार्ज भी ज्यादा होगा और साइज भी कम होगा। तो लिख लो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स have greater tendency to form complex than that of group 2 elements. Because of smaller size and high charge. देखिए, reactivity towards air. Reactivity towards air. इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से लिखिएगा। बोरोन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। 2 फॉर्म में बोरोन एग्जिस्ट करता है। ए, क्रिस्टलाइन फॉर्म, बी, एमोर्फस फॉर्म। ए क्रिस्टलीन और 2 सेकंड फुल स्टॉप। आगे लिखे, बोरोन इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स एयर boron is unreactive towards air in crystalline state.
क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरोन रिएक्शन नहीं करता, बट इन एमॉर्फस फॉर्म it can react with air. It can react with air. एयर में रखने पर जो बोरोन है उसकी जो एमॉर्फस फॉर्म है वो ऑक्सीजन को अटैक करके बनाती है बोरोन ऑक्साइड. रिएक्शन अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर. याद नहीं करना है टेम्परेचर. इसी तरीके से रिएक्शन कराइए बोरोन और नाइट्रोजन की. दोनों की रिएक्शन से बनता है बोरोन नाइट्राइड. बोरोन नाइट्राइड का दूसरा नाम बड़ा फेमस है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जिसके बारे में मैं शायद कल या परसों के लेक्चर में बताऊंगा. बोरोन नाइट्राइड रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पर होती है. तो ये था बोरोन के बारे में फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर. एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर. अच्छा, कल मैं आपसे पी ब्लॉक सुनूंगा भैया कल की क्लास में. अभी तक टोटल पेज देखना कितने हो गए. पी ब्लॉक कल ही स्टार्ट हुआ है शायद, है ना. कितने पेज हुए टोटल, काउंट करके बताना अभी तक इस समय तक. 6 हो गए सर. 6 पेज हो गए ना. तो कल अभी है हमारे पास 20 मिनट का टाइम है. इसका मतलब एक पेज और लगभग लिखा दूंगा मैं. लगभग 7 पेज कल के लेक्चर में आपसे सुनूंगा. पी ब्लॉक सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने देख लिया कि रिटर्न विद्या ज्यादा है इस चैप्टर में. तो कल मैं आपसे ऑल 7 पेज सुनूंगा, 6 और 7 जो भी पेज. एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर. अब देखो कुछ बातें फिर पुरानी आएंगी जो आपको पहले से पता है फिर भी. हाउएवर, अ थिन ऑक्साइड लेयर of Al2O3 is formed on the surface of metal which prevent the further attack of air or acid. देखो भाई, शायद कहीं ना कहीं ये वाली बात आई है कि जैसे ये एल्यूमिनियम है या क्रोमियम है, इन सब में होता क्या है कि जैसे ये एल्यूमिनियम है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी जो सरफेस है उसकी सरफेस पर Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. अंदर तो एल्यूमिनियम ही होता है लेकिन बाहर Al2O3 की एक इनर्ट लेयर बन जाती है, जैसे कि अगर कोई इसको अटैक करने आ रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं. अलौकिक क्या एक्सप्लेन किया मैंने? आ जाए नहीं क्या अलौकिक? पार्की, क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? यस सर, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी अपर सरफेस पे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है, जिसकी वजह से वो इनर्ट हो जाता है किसी के और एसिड या फिर और एयर के अटैक से. हाँ, वो आसानी से नहीं हो पाता है.
लिखें। सक्षम समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। सर थोड़ा शुरुआत से थोड़ा छूट गया था मेरा, एक्चुअली अभी नेटवर्क चला गया था मेरा। यार अब तो ले ले यार ढंग से कनेक्शन, अब तो 5G नहीं आ गया। सर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। करंट हैज नथिंग टू डू विद दिस। अच्छा वाईफाई की वजह से कर रहे हैं या मोबाइल की वजह से कर रहे हैं? वाईफाई सर। बड़े आदमी तुम, इसका मतलब और वाईफाई चला रहे हो। क्यों? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव Al2O3। इसी तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आने पर क्या बनाती है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। लेकिन ध्यान दें रिएक्शन केवल कब हो सकती है? जब हाई टेम्परेचर हो। सर ऑक्साइड फॉर्मेशन भी? हाँ मतलब एकदम से आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके Al2O3 बना ही लेगा। लेकिन अगर आप कम समय में रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, दोनों ही केसेस में। लिखें गैलियम एंड इंडियम are not affected by air. Gallium and indium are not affected by air. Full stop. Thallium forms oxide on its surface. थैलियम भी अपना ऑक्साइड बनाने में कैपेबल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, देखिए थैलियम इज प्रिजर्व्ड एक्चुअली थैलियम बड़ा प्रीशियस मेटल है और बहुत कम अबंडेंस है, इसको प्रिजर्व करके रखा जाए अंडर ऑयल और वैसलीन। थैलियम के ऊपर वैसलीन लगा दी जाती है जिससे कि ऑक्साइड ना बनाए अपना और एयर के कांटेक्ट में ना आए। लिखिए एक्शन विथ वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन विथ वाटर। एक्शन विथ वाटर। A point. Boron is not affected by water. Boron is not affected by water or steam. However, under red hot condition, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया आपने, under red hot condition, it can react with water. बोरोन हाई टेम्परेचर पर वाटर से रिएक्शन करेगा, वेरी हाई टेम्परेचर, और बनाएगा एज यूजुअल B2O3 प्लस 3H2। इसी तरह से एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, मॉडरेटली हीटेड वाटर में काम चल जाता है, लो टेम्परेचर पर ही काम चल जाता है। Al2O3 प्लस 3H2 लो टेम्परेचर। गैलियम एंड इंडियम are not attacked by
are not attacked by cold or hot water. Not affected by cold or hot water. Unless, highlight कर दें unless को, unless oxygen is present. जैसे कोई आपसे कहे कि भाई गैलियम प्लस वाटर, आंसर नो रिएक्शन. लेकिन अगर उस पानी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एयर की प्रेजेंस हो तो रिएक्शन हो जाती है और हाइड्रोक्साइड बन जाता है. ये तो अच्छा, मैंने एक और रिएक्शन अलग से दिखा दिया थैलियम की, ये और लिख लीजिएगा ना. तो थैलियम, वाटर और ऑक्सीजन, थैलियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं. और यही हाल किसके साथ होता है? गैलियम और इंडियम के साथ भी. 4 4 थैलियम 4 लेने पड़ेंगे, 4 ले लो, ऑक्सीजन हुई 2 दूनी 4 2 4 4. तो गैलियम, इंडियम और थैलियम के साथ भी ये वाली बात है कि वो आसानी से पानी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर पानी में ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस हो तो वो हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं. सर गैलियम की इक्वेशन लिखवा सकते हैं? हाँ लिखिए. गैलियम के साथ लिखें सेम पैटर्न पर, गैलियम प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, GaOH का होल थ्राइस क्यों लिया, आपको समझ में आया? यस सर. ठीक है. अब इसको बैलेंस करते हैं. बैलेंस में अगर मैं यहाँ पर जैसे थ्राइस लूं तो ये ट्वाइस लेना पड़ेगा. 3 दूनी 6, 3 और 2 6, तो 3/2 2 कर लूं से, 2 से 2 कट गए, 3 और 3, और ये ट्वाइस दी. क्यों चेक करिए भाई, बैलेंस हो गई क्या बेटा? यस सर, हो गई सर. लिखें आज की लास्ट रिएक्शन, एक्शन विद एसिड्स. एक्शन विद एसिड. बोरोन is not affected by non-oxidizing acids such as hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Let me clear the meaning of non-oxidizing acid. ऐसे एसिड जिनके पास ऑक्सीडेशन करने की पावर ना हो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है. मतलब ऐसे एसिड जो कि सामने वाले को ऑक्सीजन देने में कैपेबल ना हो. जरा बताना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को आप ऑक्सीडाइजिंग मानोगे या नॉन ऑक्सीडाइजिंग? ऑक्सीडाइजिंग. वेरी पावरफुल मानेंगे, है ना, क्योंकि इसके पास क्या होगी? अच्छा, इसके पास भी O है, लेकिन ये डाइल्यूट कंडीशन में. कोई भी एसिड डाइल्यूट कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग पावर एग्जर्ट नहीं कर पाता इफेक्टिवली, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब तो पानी पानी हो गया ज्यादातर. सर कंसंट्रेटेड H2SO4 तो लेकिन ऑक्सीडाइजिंग लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो होगा ही होगा. अच्छा, इसमें आप रिएक्शंस लिखिए. अपने आप करना बेटा, है ना. एल्यूमिनियम प्लस HCl, चलो करो, पूरा करो. बड़ी आसान रिएक्शन है. क्या बनाओगे बोलो, क्या रिएक्शन? एल्यूमिनियम प्लस HCl मिलके क्या बनाते हैं? AlCl3 + H2. चलो बोलो दूसरी क्वेश्चन बोलो. थैलियम सल्फेट
अलग अलग ले लिए मैंने, आप चाहो तो एल्यूमिनियम ही ले लो सब जगह, आपका मन। देखना ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या, एल्यूमिनियम की सल्फ्यूरिक, अच्छा एल्यूमिनियम होता तो क्या बनता, Al2SO4 का होल थ्राइस। सर यहाँ पे थैलियम +1 नहीं दिखाएगा? कौन सा, नहीं ऐसा है कि हम उसका भी कंपाउंड बना सकते हैं, पर रिलेटिव स्टेबिलिटी कम रहेगी बस इसकी, बनता तो ये भी है। अच्छा ठीक है यस सर। लिखे the oxidizing acids like concentrated HNO3, concentrated sulfuric acid, react with all the 13 group member however, important बात है, aluminium and gallium becomes passive पैसिव की हिंदी होती है इनर्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर on their surface. अपने आप रिएक्शन करने की कोशिश करो। एक आइडिया मैं आपको भी देता हूं, जब भी कोई नॉन मेटल, रिपीट करो मेरी बात, मैंने क्या बोली, जब भी कोई नॉन मेटल, अच्छा वो तुम उसकी याद दिला रहे होगे, मैं याद आ गई मेरे को, वो तुम वो उसकी ट्रिक बतानी थी ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो जब भी कोई नॉन मेटल किसी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के कांटेक्ट में आता है जिसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, जैसे HNO3 H2SO4, तो वो अपना ऑक्सो एसिड बनाता है। कोई बच्चा सभी बच्चे मेरी बात को रिपीट करें। जब भी कोई नॉन मेटल कोई कंसंट्रेटेड एसिड के साथ मिलता है तो वो ऑक्सो एसिड बनाता है। हाँ, जैसे नॉन मेटल कार्बन, अगर ये इतने ताकतवर एसिड के कांटेक्ट में आता है जो कॉन्सेंट्रेटेड है सारे की सारे, तो अपना ऑक्सो एसिड बनाएगा H2CO3। ऑक्सो एसिड का मतलब है जिसके पास OH ग्रुप हो। फास्फोरस होता तो क्या बनाता, H3PO4। आयोडीन होता तो क्या बनाता, HiO3। ये मेरा मतलब है। स्वाति इस बात को रिपीट करो। आइए नहीं आई क्लास में आज, कहीं घूमने गई हैं क्या? सुधांशु भैया एक्सप्लेन करो। कठिन हुआ है ना, डर गए बच्चे? नहीं सर, वैसे ही लगा। स्पर्श, दो बच्चों ने तो हाथ खड़े कर दिए। कोई हाथ खड़े कर रहा है क्या? क्या मतलब इसका? सर जब सर कोई भी नॉन मेटल एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना ऑक्सी एसिड बना देता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सी एसिड? सर जैसे सर जिस एसिड में OH ग्रुप हो। OH, आप इस बात को कहीं लिख लेना साइड में कहीं पे कि
non-metals on exposure to oxidizing acid form their oxyacids. क्या कि non-metals on exposure to oxidizing acids form their respective oxyacids. सर ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड में कोई अंतर एक होता ही है? बात है, एक ही बात है। चलिए तो बताइए फिर, नॉन मेटल बोरोन है और ये है ऑक्सीडाइजिंग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोरिक इसका एसिड। ऑक्सो एसिड क्या बनेगा? बोरिक एसिड H3BO3, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं, BOH BOH BOH, बोरिक एसिड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आप देख सकते हैं यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। इसी तरीके से बोरोन प्लस नाइट्रिक एसिड, अगेन बोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। काइंडली चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 becomes +4. Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, 6H2। Check the oxidation state. Sulfur +6, sulfur +4,